हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर नाजिज़म एंड द राइज ऑफ हिटलर। और आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 54 और हमारा टॉपिक होगा 1.3 द ईयर ऑफ डिप्रेशन। मंदी का जो साल था, डिप्रेशन होता है मंदी, जो जैसे काम धंधों में मंदी आ जाना, कमाई ना होना, उसे डिप्रेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या बात की गई है? द ईयर बिटवीन द 24 एंड 28 सा सम स्टेबिलिटी। अब जो ईयर था कौन सा, 1924 और 28 जो था, इसमें कुछ स्टेबिलिटी जो है वो देखने को मिली। येट दिस वॉज बिल्ट ऑन सैंड। हालांकि ये रेत पर ही थी ये स्टेबिलिटी, मतलब कि स्टेबल दिख तो रहा था लेकिन कभी भी ख़त्म हो सकती थी ये स्टेबिलिटी। जर्मन इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन द शॉर्ट टर्म लोन्स। अब जो जर्मन की जो इन्वेस्टमेंट थी और इंडस्ट्रियल जो रिकवरी थी वो टोटली किस पर डिपेंडेंट थी? जो इसने शॉर्ट टर्म जो लोन लिए थे उस पर थी, लार्जली फ्रॉम यूएसए। और कहाँ से लोन लिए थे? ये यूएसए से लिए थे। द सपोर्ट वाज विड्रॉल। अब जो यूएसए इसको सपोर्ट कर रहा था वो उसने विड्रॉल कर लिया। कब कर लिया? व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। अब ये जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज ये है क्या? ये यहाँ पर सभी कंपनीज़ के जैसे शेयर होते हैं, जैसे इंडिया में निफ्टी है हमारी, तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग कंपनीज़ के जो है शेयर होते हैं जिनको कि बेचा और ख़रीदा जाता है। तो ये क्रैश हो गई। क्रैश मीन्स कि इसकी कीमतें एकदम डाउन आ गई, एकदम मतलब कि सब बेचने लग गए और जो कीमतें थी उनमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई। फियरिंग अ फॉल इन प्राइस। और कीमतें जब जैसे कम हो जाती हैं, जिसने इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्टर्स हैं, पैसे जिन्होंने खर्च कर रखे हैं, शेयर खरीद रखे हैं, पीपल मेड फ्रेंटिक एफर्ट्स टू सेल देयर शेयर्स। अब जो उनके शेयर्स थे कंपनीज़ के, अब वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब यूँ था फटाफट भाई इनको बेच दे, कीमतें बहुत ही ज़्यादा कम हो रही हैं। सिर्फ एक सिंगल डेज़ के अंदर 24 अक्टूबर को 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड। लगभग 13 मिलियन जो शेयर हैं वो बेचे गए थे। दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। और यही था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत। ठीक है। ओवर द नेक्स्ट ईयर, अगले 3 सालों में, बिटवीन 1929 एंड 1932, मतलब 29 से लेकर 32 तक, द नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल बाय हाफ। जो नेशनल इनकम थी यूएसए की, क्या हो गई? गिर गई। लगभग आधी कीमत उसकी ख़त्म हो गई, नेशनल इनकम आधी रह गई। फैक्ट्री जो थी क्या हो गई? बंद हो गई। एक्सपोर्ट ख़त्म हो गया। अब जो फार्मर्स थे वो बुरी तरह से प्रभावित हुए, और जो स्पेकुलेटर्स थे, इन्वेस्टर्स जो थे, विड्रॉ देयर मनी फ्रॉम द मार्केट, वो अपने मनी को वापस विड्रॉ कर रहे थे मार्केट से। द इफ़ेक्ट ऑफ दिस रिसेशन। अब इस रिसेशन का जो प्रभाव पड़ा था, इस मंदे का जो प्रभाव पड़ा था, इससे जो यूएस इकोनॉमी थी वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब अपने आप को वर्ल्ड वाइड जो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा उसने यूएस इकोनॉमी ने इसको फेस किया था, महामंदी को। नेक्स्ट पैराग्राफ। जर्मन इकनॉमी वॉज हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। अब जो जर्मन इकनॉमी थी वो उस पर भी बहुत ज़्यादा वो बुरी तरह से प्रभावित हुई, ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो आ चुका था उसकी वजह से। बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉज रिड्यूस टू 40% ऑफ द 1929 लेवल। अब 1929 के लेवल के मुकाबले अगर 1932 का देखें ना, तो 1932 में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था उसमें 40% तक कमी आ गई थी। वर्कर लॉस देयर जॉब्स और वर पेड रिड्यूस्ड वेजेस। अब जो वर्कर्स थे वो अपनी जॉब्स को खो रहे थे, और या फिर उन्हें कम सैलरी जो है वो दी जा रही थी। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टचेस एंड अनप्रेसिडेंट 6 मिलियन। मतलब लगातार ये जो थी ना अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी, और कहाँ तक हो चुकी थी? 6 मिलियन जो लोग थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे। ऑन द स्ट्रीट ऑफ जर्मनी, जर्मनी की जो स्ट्रीट्स थी
उसमें जर्मन में यू कुड सी मैन विद प्ले कार्ड्स अराउंड देयर नेक सेइंग विलिंग टू डू एनी वर्क। अब जो स्ट्रीट्स थी, जो गलियां थी जर्मनी के, वहाँ पर तुम देख सकते थे लोगों को जिन्होंने गले में प्ले कार्ड डाले हुए थे जिन पर लिखा हुआ था विलिंग टू डू एनी वर्क, भाई कोई भी काम करवा लो मुझसे, मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। भाई इतना मंदा आ चुका था, ठीक है, लोगों को काम नहीं मिल रहा था। अनएम्प्लॉयड यूथ प्लेड कार्ड्स। अब जो अनएम्प्लॉयड यूथ थी, अब वो क्या करती थी, कार्ड्स खेलती थी और सिंपली सेट एट स्ट्रीट्स कॉर्नर या फिर गलियों के जो कोने होते थे वहाँ पर बैठी रहती थी और डेस्परेटली क्यूड अप एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, और बहुत ही हताशा के साथ क्यू में खड़ी रहती थी जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होती थी कि शायद यहाँ से कोई काम की जानकारी मिल जाए, इस उम्मीद में। एज जॉब डिसअपियर्ड, जैसे जैसे ये जॉब्स ख़त्म होती चली गई, द यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज़, अब जो यूथ था वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लग गया। एंड टोटल डिसअपियर बिकम कॉमन प्लेस, अब इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ थी वो अब कॉमन प्लेसेस पर होने लगी थी कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ टाइप। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट अ डीप एंजाइटी एंड फियर इन द पीपल। अब जो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से क्या हुआ था, लोगों में बहुत ही ज़्यादा डर और घबराहट जो थी वो बन चुकी थी। स्मॉल बिजनेसमैन, द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर्स सफ़र एज देयर। अब जो छोटे छोटे जो बिजनेसमैन थे या सेल्फ एम्प्लॉयड थे या रिटेलर थे वो सफ़र कर रहे थे। बिजनेस गॉट रूइन, उनका बिजनेस क्या हो रहा था, ख़त्म होता जा रहा था। These sections of society were filled with the fear of proletarianization and anxiety of being reduced to the rank of the working class or worse still the employed। अब जो सेक्शन था सोसाइटीज़ के जिनके पास पहले भी अच्छे भले लोग थे, अब वो क्या उनमें किस चीज़ का डर बैठ चुका था, उनमें इस स्थिति का डर बैठ चुका था, उनको ये डर लगता कि सोसाइटी के अंदर उनका रुतबा अब कम होता चला जा रहा है। मतलब क्यों, क्योंकि उनका रैंक जो था वो कम हो रहा था। कैसे हो रहा था, क्योंकि अब जो वर्किंग क्लास है उनको भी कोई काम नहीं मिल रहा और उनकी हालात भी बिल्कुल ऐसे हो चुकी थी जैसे अनएम्प्लॉयड, उनको भी कोई काम किसी प्रकार का नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो उनमें बहुत ही ज़्यादा घबराहट और हताशा का जो माहौल था वो हो चुका था। ओनली ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कुड मैनेज टू कीप देयर हेड ओवर द वाटर, केवल जिन्होंने ऑर्गेनाइज वर्कर्स थे उन्होंने अपना जो कुछ सिर अपना मतलब इस प्रॉब्लम से ऊपर रखा हुआ था, भी वो थोड़ा बचे हुए थे। कैसे बचे हुए थे, मैं जैसे उनको ये था कि अगर हमसे काम करवाना तो हम ये काम 100 रुपये में करना तो हमने 100 में ही करना है, ठीक है, हम 100 रुपये लेंगे करेंगे, तो फिक्स था उनका। बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकन देयर बार्गेनिंग पावर, लेकिन अब क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी थी जिससे क्या हुआ, अब उनकी बार्गेनिंग पावर भी कमज़ोर हो गई थी। वो भी कहते ठीक है जितना मिल रहा उतने में काम करवा लो। बिग बिजनेस वॉज इन क्राइसिस, जो बड़े बड़े बिजनेस थे वो क्राइसिस में थे। द लार्ज मास ऑफ द पीजेंट्री वॉज अफेक्टेड बाय द शार्प फॉल इन द एग्रीकल्चरल प्राइसेस। अब बड़े लेवल पर जो पीजेंट्री जो वर्क था, क्योंकि कीमतें जो थी एग्रीकल्चर प्राइस जो थी वो कीमतें कम हो रही थी, तो उससे वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रहा था। और वोमेन जो थी वो अपने बच्चों का पेट जो है वो भर नहीं पा रही थी। और इससे क्या हो रहा था, एक जो है मतलब कि ऐसी सेंस जो क्रिएट हो रही थी, घबराहट हताशा वाली जो है ना, लाइक इस तरह से। अब है आपका नेक्स्ट पैराग्राफ। पॉलिटिकली टू द वाइमर रिपब्लिक वॉज फ्रिंजिल। अब पॉलिटिकली रूप में भी जो वाइमर रिपब्लिक था बहुत ही ज़्यादा फ्रेजिल था, फ्रेजिल मीन्स कमज़ोर था वो। द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरिटेड डिफेक्ट्स, जब ये बना था वाइमर रिपब्लिक तो इसमें कुछ उसी समय से डिफेक्ट थे, विच मेड इट अनस्टेबल एंड वुलनरेबल टू डिक्टेटरशिप। अब इससे क्या था भाई, ये अनस्टेबल जो था चीज़ें हो रही थी और इससे डिक्टेटरशिप बढ़ने की बहुत ही ज़्यादा संभावना जो थी वो बन चुकी थी। अब एक रीज़न क्या था इसका, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था ऐसा कि
यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को आप अगर समझने की कोशिश करो तो क्या था, जैसे हमारे इंडिया के अंदर क्या है, वही जैसे जिसको जो है वोट दी है, तो लगभग अगर जिसको 50% से ज़्यादा अगर वोट मिल गई तो क्या होगा, वो अपनी सरकार बना लेगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, भाई जैसे किसी को अब 100 है, जैसे टोटल 100 में से किसी को 40% मिल गई सीटें, तो उसको मतलब कि 40% हिस्सा ही मिलेगा। ठीक है, सरकार बनाने का, भाई सरकार जब बनेगी तो उसमें 40% हिस्सा उसका, किसी को 10% सीटें मिली हैं तो उसको 10% हिस्सा मिल जाएगा, किसी को 30% सीटें मिली हैं तो उसका सरकार में 30% हिस्सा होगा। तो इस प्रकार से क्या होता था कि जो मेजॉरिटी नहीं बन पाती थी किसी एक पार्टी की, तो ये होती थी प्रोपोर्शनल जो है रिप्रेजेंटेशन। इज़राइल के अंदर भी मोस्टली इसी प्रकार का जो प्रोपोर्शनल जो है ना मेथड जो है रिप्रेजेंटेशन का, वो है। और अब हम आगे पढ़ते हैं हमारा, तो एक ये कमी थी इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, दिस मेड अचीविंग अ मेजॉरिटी बाय एनी वन पार्टी अ नियर पॉसिबल टास्क। भाई अब ऐसा नहीं लगता था कि मेजॉरिटी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो मिलेगी, लीडिंग टू द रूल बाय कोलिएशन। अब इससे क्या होता था कि जैसे मैंने बताया 40% वाला, 10% वाला, 30% वाला, इन सब को कोलिएशन मतलब मिल के, कोलिएशन मीन्स मिल के जो है वो रूल करना होता था। एक तो ये डिफेक्ट बताया इन्होंने। अनदर डिफेक्ट वॉज आर्टिकल 48। अब दूसरा डिफेक्ट क्या था इस वाइमर रिपब्लिक के अंदर, कि एक आर्टिकल 48 था जिसको इन्होंने डिफेक्ट बताया है, विच गेव, अब इसने क्या किया कि जो प्रेसिडेंट था उसकी पावर को इसने बढ़ा दिया। कैसे कि भाई वो प्रेसिडेंट है वो कभी भी इमरजेंसी लगा सकता था। ठीक है, आर्टिकल 48 के अंदर क्या था, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और सस्पेंड सिविल राइट्स, और लोगों के अधिकारों को कभी भी सस्पेंड वो कर सकता था, और अपनी मर्जी से रूल बाय डिक्री में अपनी मन मर्जी से वो किसी भी प्रकार से राज्य कर सकता था। विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ द वाइमर रिपब्लिक saw 20 different cabinet lasting on an average 239 days। अब ये जो छोटे से लाइफ के अंदर ही वाइमर रिपब्लिक क्या था, थोड़ा टाइम ही रहा था, तो उसके छोटी सी लाइफ के अंदर ही अलग अलग 20 डिफरेंट कैबिनेट, मतलब कि 20 जो है अलग अलग सरकारें जो है वो देख चुका था वाइमर रिपब्लिक। और एवरेज कितना टाइम था इन गवर्नमेंट्स का, 339 डेज तक का टाइम था। एंड अ लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल 48, येट द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज। क्योंकि मतलब कि अब बहुत ही आज़ादी के साथ जो आर्टिकल 48 का इस्तेमाल हो रहा था, और जो हालांकि फिर भी जो है क्राइसिस जो है वो थम नहीं रहा था, मैनेज नहीं हो रहा था। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब लोगों का जो डेमोक्रेटिक जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उससे विश्वास उठ रहा था। विच सीम टू ऑफर नो सोल्यूशन, क्योंकि इसमें अब उनको किसी भी प्रकार का कोई सोल्यूशन जो है वो नज़र नहीं आ रहा था। तो आज हम इतना ही करेंगे, यहाँ तक अगर किसी की प्रॉब्लम तो मुझसे डिस्कस कर लेना। थैंक यू।